और अब बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। हरिद्वार में लैंड जिहाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। यहां पर ज्वालापुर की खन्ना नगर कॉलोनी में एक मकान के पीछे बनी अवैध मजार बनाई गई थी और जिसे प्रशासन नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़कर हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि मजार कई दशक पुरानी थी। वहीं पूरे प्रदेश में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। हरिद्वार में एक्शन के बाद अब दूसरी जगहों पर कार्रवाई की तैयारी है। तो देखिए, अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की टीम मज़ार को हटाया है और एक बार फिर शुरू हुआ है अतिक्रमण हटाओ अभियान। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, जरा बताइए, एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिल रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर जो अवैध निर्माण, जो अवैध मज़ार हैं, उनको ढहाया जा रहा है। देखिए चांदनी, ये तमाम निर्माण सरकारी भूमि पर हुए थे और जिस तरह से आपने देखा कि पिछले महीनों में प्रदेश में युद्ध स्तर पर ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और करीब 480 के आसपास जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से जो मजारें बनाई गई थी या अन्य धार्मिक स्थल जो यहाँ पर बनाए गए थे उनको ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन सितंबर के बाद इस अभियान में थोड़ा सा धीमी गति आई क्योंकि इस बीच सिलकारा जो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन था और इन्वेस्टर समिट का आयोजन था, इसके अलावा तमाम अन्य कार्यक्रम थे जिसमें जो सरकारी मशीनरी है वो बिजी रही। लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद अब एक बार फिर से ये अभियान पूरे प्रदेश भर में शुरू हो गया है और खासकर हरिद्वार में, क्योंकि 4 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे थे एक किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, तो वहां पर संतों ने भी मुख्यमंत्री से ये बात कही थी कि हरिद्वार में जगह जगह इस तरह के जो धार्मिक स्थल बनाए गए हैं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके, इनको ध्वस्त किया जाना चाहिए। और तब मुख्यमंत्री ने बाकायदा इस बात को कहा था कि हरिद्वार का जो सनातन स्वरूप है उसको बरकरार रखा जाएगा। लिहाजा प्रशासन ने हरिद्वार में और पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर यह काम एक बार फिर से शुरू कर दिया है। हरिद्वार में कल आपने देखा कि जो मजार ध्वस्त की गई, इसके अलावा एक अन्य धार्मिक स्थल को भी वहां पर नोटिस सर्व किया गया है। 7 दिन का समय दिया गया है कि वो 7 दिन तक 7 दिन के अंदर सुनील, जरा ये भी बताइएगा कि ऐसे कितने अवैध मजार हैं जिनको चिन्हित किया गया है जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज भी देखने को मिलेगी? देखिए चांदनी, एक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस तरह के अवैध निर्माण धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए हैं। इसके बाद करीब जो अभियान चला था तो 480 के आसपास जो मजारे थी या अन्य जो धार्मिक स्थल थे, मंदिर थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन अभी भी प्रदेश में बड़ी संख्या में इस तरह के अवैध निर्माण हर गली कूचे में आपको दिखाई देंगे। यहाँ तक कि ऋषिकेश, जो धर्मनगरी ऋषिकेश है, वहाँ पर हिंदुओं के घरों में मजारें वहाँ पर बनाई गई थी। तो खैर ये तमाम जगह जगह जो इस तरह का अतिक्रमण था उसको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन प्रदेश में आप देखेंगे कि आगे ये इस तरह के जो अतिक्रमण है वो गंभीरता के साथ चलाए जाने वाले हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश में खुले मांस की जो बिक्री है उस पर भी रोक लग सकती है। इस पर लगातार बातचीत चल रही है और इसके साथ साथ जो लाउड स्पीकर हैं उनको भी एक बार फिर से युद्ध स्तर पर उनको भी हटाने का काम प्रदेश में जल्द शुरू हो सकता है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में कार्रवाई और देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिम कॉर्बेट पार्क और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते बाघ अब वन विभाग के लिए जबरदस्त चुनौती बन गए हैं और बढ़ते बाघ आबादी का रुख करने लगे हैं, जिससे बाघों के साथ इंसानों का टकराव भी बेहद ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ते बाघों से वन महकमे के माथे में भले ही शिकन हो, लेकिन वन्यजीव प्रेमियों को लगता है कि विभाग के पास अभी इसका कोई ठोस उपाय नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक बाघ को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए 30 किलोमीटर एरिया चाहिए, जो कॉर्बेट में पहले ही 5 किलोमीटर में सिमट कर रह गया था। तो ऐसे में बढ़ते बाघों का आबादी को रुक करना कोई हैरत की बात नहीं है। देखिए, कैरिंग कैपेसिटी की जहां तक बात है, कॉर्बेट पार्क का एक निश्चित क्षेत्रफल है, वहाँ पर बाघों की तादाद संरक्षण के चलते बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वो बाघ बाहर निकल रहे हैं और निकलते निकलते जो है अल्मोड़ा जिले तक पहुँच गए हैं। पिथौरागढ़ तक पहुँचने की भी सूचना है कि इनकी संख्या बड़ी है डेफिनेटली, और इनको टेरिटरी बनाने के लिए कम से कम 30 स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा इलाका चाहिए। अगर वो दूसरी टेरिटरी में आएगा तो दूसरा टाइगर उसको मार देगा, तो उनको नई टेरिटरी ढूंढनी है। इस वजह से टाइगर इवन नैनीताल में आपने देखे, लड़िया काटा में देखा। कॉर्बेट से लगे बफर जोन में बाघों को आसानी से शिकार और खाना मिल जाता है और वन विभाग मानता है कि इस वजह से भी बाघों ने कॉर्बेट के बाहर रुख किया है। हालांकि अब वन विभाग खुद के बजाय प्रकृति से ही सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीदों में।
टाइगर्स का बिहेवियर पिछले कई समय से चेंज भी हुआ है। जो बफर के टाइगर्स हैं वो आबादी के क्षेत्रों के आसपास आके जो जानवर बाहर, आवारा जानवर जो बाहर घूमते हैं उनका भी शिकार कर रहे हैं। तो इजी प्रे की तरफ भी मूवमेंट टाइगर्स का बढ़ा है। बाघों की जो संख्या है उसका धारण क्षमता के साथ सीधा सीधा संबंध है, और यकीन मानिए कि प्रकृति के अपने नियम हैं और वो धारण क्षमता से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि उत्तराखंड वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ इस पर निरंतर काम किया है। बढ़ते बाघ अब पहाड़ भी चढ़ने लगे हैं। अल्मोड़ा और भीमताल तक बाघ का पहुंचना चिंता की बात है। ऐसे में बाघों की बढ़ती आबादी आने वाले वक्त में लोगों के लिए और मुसीबतें बढ़ा सकती है, जिसके लिए विभाग को जमीन पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रामनगर में बाघ का आतंक कम नहीं हो रहा है और यहां हाथीडगर में फिर बाघ ने दस्तक दी है। वहीं बाघ के डर से लोग खौफ में हैं। हाथीडगर वाले रूट पर बीते दिनों बाइक सवारों पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद टू व्हीलर वालों में डर बढ़ गया है। हालांकि वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है, लेकिन लोगों में खौफ कम नहीं हो रहा है। तो लगातार बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी वन विभाग के हाथ खाली हैं और आए दिन बाघ लोगों पर अटैक कर रहा है, जिससे कि लोग डरे हुए हैं, लोग दहशत में हैं। रामनगर लिए चलेंगे सहयोगी गोविंद हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, जरा बताइए, आए दिन देखा जा रहा है कि बाघ किस तरीके से लोगों पर हमला कर रही हैं। गश्त जो है वो वन विभाग की तरफ से बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी भी उस बाघ को पकड़ा नहीं गया है, जिससे कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चाहूंगा कि बाघों का जिस तरह से हमारी कॉर्बेट के डायरेक्टर से भी बात है कि बाघों का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। बाघों का बिहेवियर चेंज होना मतलब है कि बड़ी बात है कि बाघ अपना व्यवहार चेंज कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि बाघ पहले चलती गाड़ियों पर हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन इस दौरान हमने देखा है धनगढ़ी से मोहान से लेके पनोद नाले तक जो बाघ थे वो भी बाइक सवारों पर अटैक कर रहे थे। इसके अलावा ये मालदन वाला जो मालदन की रूट पे जो हाथीडगर में जो बाघ है, ये भी इसने भी कल बाइक सवारों पर हमला किया है। तो एक तरह से व्यवहार बदल रहा है बाघों का। बाघ कई बार जो है ग्रुप में भी देखे जा रहे हैं। जैसे हमने मोहान से पनोद वाले इलाके में देखा था, वहां 4 से 5 बाघ इकट्ठे थे। ढिकाला में भी 3.5-4 साल हो गए हैं कि 2-3 बाघ इकट्ठे चल रहे हैं। तो ये काफी आश्चर्यजनक चीजें हैं जिन पर स्टडी करने की जरूरत है। साथ में ये जरूर बताना चाहूंगा कि बाघों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, उस तरह से लाजमी है कि वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो आबादी का रुख करेंगे, और आबादी का रुख करेंगे तो टकराव होना निश्चित है। लेकिन इसके लिए कोई पहल अभी विभाग की तरफ से कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आ रही है। जी, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर कोई ठोस पहल नहीं दिख रही है, इसका असर साफ तौर पर जो वहां के स्थानीय लोग हैं उस पर पड़ रहा है, और आए दिन बाघ लोगों को अपना निवाला बना रहा है। अब इसके जिम्मेदार आखिर कौन कहलाएगा फिर? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो पूरी घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं निश्चित रूप से ग्रामीणों के लिए काफी मार्मिक हैं। उनके लिए कई बार उनकी मौतें होती हैं इनमें, और इसके अलावा लोग घायल होते हैं जो इस तरह की घटनाएं होती हैं। और इस तरह की घटनाओं में एक अंकित जो है मालदन का, वो अभी भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है, हरियाणा के किसी अस्पताल में भर्ती है। तो कुल मिलाकर के जो पहल होनी चाहिए वो पहल दिखाई नहीं दे रही है। वन विभाग के प्रति लोगों का गुस्सा भी है, वो बार बार अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये पहल बड़े स्तर पर इस पर की जानी होगी। जो हमारे एक्सपर्ट से बात हुई है, एक्सपर्ट कहते हैं कि इनको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। अब जो जिन इलाकों में भारत में जिन इलाकों में बाघ कम है, उन इलाकों में इनको शिफ्ट कर देना चाहिए। वो एक तरीका, कारगर तरीका हो सकता है एक्सपर्ट की जो राय है उसके मुताबिक। देखना होगा गोविंद कि आखिरकार जिस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है उस पर कब तक रोक लगाई जाती, कब इन बाघों को पकड़ा जाता है वन विभाग की तरफ से। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ऋषिकेश में साल 2018 में तकनीकी खामियों को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, और इसी के पास बजरंग सेतु का निर्माण शुरू हुआ, जिसे 2023 में बनकर पूरा होना था, लेकिन लेट लतीफी के चलते वो अभी तक नहीं बन पाया है। वहीं लक्ष्मण झूला पुल बंद होने से यहां पर विदेशी पर्यटकों के साथ साथ लोकल पर्यटकों का आना जाना भी बंद हो गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव ने भी बजरंग पुल का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को लेट लतीफी के लिए फटकार भी लगाई है। इसके साथ ही पुल निर्माण काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। विश्व का सैलानी तो बहुत आता था वहाँ पे। विश्व के सैलानी के अलावा जो हिंदुस्तानी भी बहुत आते हैं।
सारे सबका क्रेज जो है लक्ष्मण झूला की तरफ ही है। लेकिन अब जो है ना तो विदेशी लोग आ रहे हैं और ना ही इंडियन लोग ज़्यादा आ पा रहे हैं, और धीरे धीरे करके जैसे सबको लोगों को पता लग रहा है वैसे वैसे ये लोग और कम होते जा रहे हैं। सब तरह से करके 24 घंटे अगर काम चलेगा तो हम लोग उसको टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जो शेड्यूल उन्होंने दिया है वो जुलाई तक का शेड्यूल है कि मार्च तक ये लोग डेक वगैरह बना देंगे, उसके बाद जुलाई तक ये लोग ट्रैफिक के लिए खोल रहे हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करें, और जो टाइम शेड्यूल है, डे टू डे वाला जो शेड्यूल है, उसमें डिले नहीं हो किसी तरीके का। ऋषिकेश से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, जरा बताइएगा कि देखा जा रहा कि लक्ष्मण झूला का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ, बजरंग पुल का काम जो है अधर पर लटका हुआ है, एक लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है यहां पर। बिल्कुल चांदी, विश्व प्रसिद्ध जो लक्ष्मण झूला पुल है उसे तकनीकी खामियों के चलते पूरा बंद कर दिया गया था, और इसके विकल्प के रूप में बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है जो इसके पास ही बन रहा है, और ये अत्याधुनिक रूप से बनना है। ये कांच का एक पुल बनना है, फाइबर ग्लास का, और इसको देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में, क्योंकि मीडिया में लगातार इसकी खबरें आ रही थी, देखने के लिए आते हैं। और विश्व प्रसिद्ध जो लक्ष्मण झूला है वहां विदेशियों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। लेकिन जब से 2018 से ये बंद हुआ है तब से यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार गिर रही है, जिसका असर यहाँ के व्यापार पे और आवाजाही पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार जो कार्यदायी संस्था है वो लगातार लेट गति भी कर रही है। इससे 2023 के जुलाई में शुरू हो जाना था, लेकिन अब ये और लेट हो रहा है और 2024 जुलाई तक इसकी बनने की संभावना है। और सचिव जो आए हैं अभी पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने भी लगातार इस मामले को गंभीरता से लिया है और कार्यदायी संस्था को बोला है कि जल्दी से जल्दी इसको शुरू कराने का काम करें। जी चांदी। बिल्कुल आशीष, और अगर देखा जाए तो इसका साफ तौर पर पर्यटन पर असर देखने को मिल रहा है। अगर ये काम समय से पहले पूरा कराया जा सकता तो आज जो पर्यटन की संख्या कम हो रही है वो और बढ़ती चली जाती। अब आप बता रहे हैं कि जुलाई में इस काम को पूरा करने का एक डेडलाइन दिया गया है। अगर कोई लापरवाही नहीं होती तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जुलाई तक काम पूरा हो जाए, लेकिन अगर लापरवाही हुई तो काम जस की तस फिर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल चांदी, जिस तरह से काम लटका हुआ है उसी तरह से देखने को मिलेगा, और इसका असर पर्यटन पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी का आह्वान भी अब अपने इन्वेस्टर समिट में देखा होगा। ऋषिकेश पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और ये लक्ष्मण झूला का जो क्षेत्र है ये पूरे विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है। और यहाँ पर विदेशी पर्यटक ना आने से इसमें निराशा यहाँ के व्यापारियों को तो हो रही है, साथ में पर्यटन को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और राजस्व की इसका असर जो है वो साफ तौर पर पर्यटक पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रामनगर में एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और तीनों घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रानीखेत रोड पे रोडवेज बस स्टेशन के पास ये घटना हुई है। कार ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेडिकल तो करवाई लो ना। बड़ी मुश्किल से प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्ती निकलती है। अब निकल गई तो उसे गड़बड़ी और नकल से बचाना है मुश्किल। ऐसे में इन तमाम मुश्किलों के बाद अब आलम यह हो चला है कि एग्जाम का पूरा प्रोसेस होने के बाद भी अलग अलग डिपार्टमेंट में 1000 से ज्यादा युवा ज्वाइनिंग लेटर के लिए परेशान हैं। मंत्रों को पढ़ते हुए अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रार्थना कर रहे ये हैं आयुष विभाग के सिलेक्टेड डॉक्टर्स, जो विभाग से चाहते हैं कि इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। पिछले 12 साल से आयुष विभाग ने भर्ती ही नहीं निकाली थी। बमुश्किल 234 पदों पर भर्ती निकली तो सारी फॉर्मेलिटी पर खरा उतरने के बाद अब 8 महीने से इन चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिल पाए। प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंट के ऐसे 1000 युवा हैं जो अलग अलग एग्जाम तो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनके संज्ञान में ये मुद्दा है, इसीलिए सभी डिपार्टमेंट की जल्द समीक्षा बैठक बुलाकर इसको ठीक करेंगे। नौकरी में भर्तियां भी निकल रही हैं, लेकिन नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट्स करवा। मैं बहुत जल्दी इसकी समीक्षा करने वाला हूँ। चयनित युवा कहते हैं कि सारी फॉर्मेलिटी पूरी है तो क्यों नियुक्ति नहीं दी जा रही, समझ से परे है। इसीलिए सरकार का ध्यान अपनी ओर दिलाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा। हम लोग इसी इंतजार में हैं कि नियुक्ति पत्र कब हमें दिए जाए। थोड़ा विलंब हुआ तो हमने, क्योंकि हम लोगों ने काफी प्रयास किया मिलने का, लेकिन हम किसी कारणवश माननीय मुख्यमंत्री जी बिजी थे, हमसे मिल नहीं पाए। तो फिर हमने जो है ये शांतिपूर्वक धरना सिर्फ सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करा। हमारी नियुक्ति पर थोड़ी रुकी हुई है, थोड़ा मतलब अब नियुक्ति अटकी हुई है, तो हम चाहते कि वो जल्द से जल्द हमें
नियुक्ति पत्र प्रदान करें। हम 12 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हम दिन रात दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपनी तरफ धरने की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करें, हम अपने घर जाएं। सवाल यह कि आखिर फाइल क्यों और कहां अटक रही है? जब पद मंजूर हैं, भर्ती पूरी होकर सिलेक्शन भी हो गया है, तो फिर ज्वाइनिंग के लिए इंतजार क्यों? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून से खबर मिल रही जहां पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आईटीबीपी के कमांडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 दारोगा समेत व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 70 लाख के घोटाले के मामले में केस। जवानों को मिलने वाले राशन की आपूर्ति मामला सामने आने के बाद बिलों में भारी अनियमितता देखी गई है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार में शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के आरोप में 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। विजिलेंस ने ज्वालापुर स्थित जमीन को अवैध ढंग से बेचने पर हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम और तहसील के कई अधिकारियों और कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ गंभीर धारा मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक अफसर ने भूमाफियाओं से गठजोड़ करके करीब 21 बीघा शत्रु संपत्ति की जमीन की 10 से ज्यादा रजिस्ट्री अवैध रूप से कर दी थी। मामले की शिकायत जब विजिलेंस से की गई तब विजिलेंस ने शिकायत को सही पाते हुए तत्कालीन एसडीएम समेत 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अफसरों पर मुकदमा दर्ज होने से हरिद्वार से लेकर देहरादून तक हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार के ज्वालापुर में शत्रु संपत्ति खुर्द बुर्द करने के मामले में सीएम धामी ने कहा है, चाहे जो कोई हो, जो गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रकार के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप